तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है आईसी इंजन, ठीक ना। थर्मल का आईसी इंजन एप्लीकेशन पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने इसके बेसिक्स को स्टडी किया था और अब हम लोग आईसी इंजन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि आईसी इंजन में सबसे पहले तो ये देख लें कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, ठीक ना। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन विथ आईसी इंजन, जिसमें फिर से हम लोग उन चीज़ों को दोहराएंगे जिन्हें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, ठीक है। जिसमें हम ये जानेंगे कि एक आईसी इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, दैट इज़ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी समझेंगे कि आईसी इंजन का डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँचे हैं, आईसी इंजन का जन्म कहाँ हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे। साथ ही आईसी इंजन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो ये स्ट्रोक का मतलब क्या है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, और कहें अगर आप देखें तो सिर्फ इवन स्ट्रोक इंजन ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑड वाला कोई भी इंजन अभी हमारे पास अवेलेबल प्रैक्टिकली नहीं है, यानी 3 स्ट्रोक या 5 स्ट्रोक या 7 स्ट्रोक के इंजन अभी तक अवेलेबल नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है बट साइंटिफिकली अभी तक वो प्रूवन नहीं है, बट कुछ लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किया है, ठीक ना। तो स्ट्रोक क्या है और इंजन का जो इंटरनल डिज़ाइन है जिसको कि आप सिलेंडर पिस्टन सिस्टम कहते हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग आईसी इंजन किन किन साइकिल्स के ऊपर बेस्ड होता है, लाइक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, इनको स्टडी करेंगे और इससे ये देखेंगे कि आखिर इनकी एफिशिएंसी कैसे डिसाइड होती है। यदि हम ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, ड्यूल साइकिल की, तो हमें क्या करना होगा ताकि इन सिस्टम्स की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें। हम इनके एफिशिएंसी को मैथमेटिकली डिराइव भी करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग पावर साइकिल्स के नाम से पढ़ेंगे। पावर साइकिल बिकॉज ये इन सभी में हमें क्या मिलता है, आउटपुट के रूप में कुछ ना कुछ पावर मिलता है। दे आर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो हम लोग पावर साइकिल्स के विषय में जानेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग देखेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इसमें जो वाल्व लगे रहते हैं आईसी इंजन के अंदर, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व, उनके खुलने और बंद होने का क्या समय होता है, ठीक ना। वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना जानें कि वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए प्रॉपर टाइम पे एक मैकेनिज्म का यूज होता है, जिसके विषय में अभी आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, ठीक ना। उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, जिसमें बेसिकली रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आईसी इंजन के इन वाल्व्स को ऑपरेट करने के लिए हम लोग कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक ना। आप थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर कैम एंड फॉलोअर की कंप्लीट प्रोफाइलिंग के बारे में भी स्टडी करेंगे, कैम प्रोफाइल जिसको बोलते हैं। क्लियर है। फोर्थ चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे कंबशन। कंबशन जिसको कि आप हिंदी में दहन कहते हैं, कंबशन इन आईसी इंजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आईसी इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है, कंबशन। पेट्रोल इंजन में कंबशन कैसे होता है, डीजल इंजन में कंबशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपको डेटोनेशन, नॉकिंग, ठीक ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। फिफ्थ चैप्टर में हम आईसी इंजन के जितने भी सपोर्टिव सिस्टम हैं उनको स्टडी करेंगे। आईसी इंजन का सपोर्टिव सिस्टम को समझें, जैसे कूलिंग सिस्टम, आईसी इंजन को कैसे ठंडा रखा जाए, लिब्रिकेशन सिस्टम, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं आईसी इंजन के अंदर जिनके अंदर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल रिमूव हो सकता है, इसलिए प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम हमें देना पड़ता है। तो आईसी इंजन के लिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम को देखेंगे। इसके अलावा इग्निशन सिस्टम, फ्यूल कैसे इग्नाइट हो रहा है, इस चीज़ को भी हम लोग
जानेंगे इग्निशन सिस्टम में, ठीक ना। इसके अलावा गवर्निंग सिस्टम, आईसी इंजन को कैसे हम गवर्न करते हैं, इन जितने भी अलग अलग डिफरेंट सिस्टम हैं जो कि एक आईसी इंजन के साथ लगे होते हैं ताकि आईसी इंजन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर सके। तो इन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। बात समझ में आ रही है? ये टोटल 5 यूनिट हैं जो कि हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन विथ आईसी इंजन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आईसी इंजन को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोगों को किसके विषय में जानना होगा? इंजन, ठीक ना। आईसी इंजन में हम लोग बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले क्या जान लें हम लोग? इंजन। ध्यान दें, आईसी का मतलब है आई फॉर इंटरनल एंड सी फॉर कंबशन, ठीक ना, इंटरनल कंबशन। तो यहाँ सबसे पहले जाने कि इंजन क्या है। तो बेसिकली इंजन एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। एक शब्द में कहना हो तो इंजन क्या है भाई? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हम लोगों ने निकाय पढ़ा था, सिस्टम पढ़ा था। बात आती है कैसा सिस्टम है भाई? तो आईसी इंजन एक ओपन सिस्टम है। ध्यान रहे, मैंने वहां भी सिखाया था थर्मल इंजीनियरिंग में कि ऑलमोस्ट ऑल द इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम। बात समझ में आ रही है ना? ऑलमोस्ट ऑल द इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें मास और एनर्जी दोनों का ही इंटरेक्शन होता है। यानी मास और एनर्जी इन होते हैं और मास और एनर्जी आउट भी होते हैं। आप एक सिंपल इंजन देखो, गाड़ी को देखो, एक स्कूटी या बाइक में लगे हुए इंजन को देखो, वो एटमॉस्फेयर से हवा लेता है, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल लेता है, ठीक ना। कंबशन के बाद देखिए धुआं बाहर जाता है, तो मास अंदर आया और मास बाहर गया। एनर्जी के रूप में अंदर क्या आया था? केमिकल एनर्जी, फ्यूल अंदर आया था, पेट्रोल या डीजल जो भी रहा था ये अंदर आया था, और बाहर देखिए हीट एनर्जी के रूप में जा रहा है। जो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट गैस, वो कितना काफी हीटेड रहता है, गर्म रहता है। तो एनर्जी इन हुई और एनर्जी आउट। एटमॉस्फेयर से एयर इन हुई थी और एग्जॉस्ट के बाद धुआं कहाँ गया? बाहर। तो मोस्टली जितने भी हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम है दे ऑल आर ओपन सिस्टम। तो इंजन भी एक थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम है। अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा और अब हम क्या कह रहे हैं? ये थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या करता है इंजन? इंजन बेसिकली इनपुट के रूप में केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को लेता है। क्या लेता है भाई? ध्यान दें, इंजन जो सिस्टम है ये कुछ इनपुट लेगा और उसके बदले में हमें क्या देगा? यही तो केल्विन प्लैंक ने हमें सिखाया था। केल्विन प्लैंक ने हमें यही तो बताया था भाई कि आपको कोई भी वर्क फ्री में मिलने वाला नहीं है। यदि वर्क आपका आउटपुट है इंजन का, तो बदले में ये कुछ ना कुछ इनपुट लेगा। तो इंजन को हम इनपुट में फ्यूल देते हैं। फ्यूल का मतलब डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये क्या हो गया? फ्यूल, ठीक ना। फ्यूल हमने दिया, तो वास्तव में फ्यूल क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, ये क्या है भाई? दिस इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये फ्यूल इंजन के अंदर जाता है। अंदर इस फ्यूल का क्या होता है? कंबशन होता है। कंबशन का मतलब दहन होता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ये जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल थी ये किस में कन्वर्ट होती है? हीट एंड प्रेशर एनर्जी में। पावर स्ट्रोक के दौरान जब कंबशन होता है तो हीट डेवलप होता है, ठीक ना, साउंड डेवलप होता है और प्रेशर डेवलप होता है। बात समझ में आ रही है? कहें सर ये कैसे संभव है? दीपावली में हम लोग पटाखा यूज करते हैं। आप देखें वो बारूद को कागज में पहले मोड़ता है और उसके ऊपर सुतली क्या करता है? बहुत टाइट लपेट देता है। हर पटाखे के अंदर सिस्टम यही रहता है। कहीं कागज रैप किया गया है बहुत ज्यादा और कहीं रस्सी रैप कर दी जाती है, ताकि जब आप आग लगाएं तो अंदर का बारूद जले तो क्या फैलना चाहेगा? एक्सपेंशन चाहेगा। और आपने उसको टाइट बांध रखा है, वो एक्सपेंड नहीं होगा, तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट उतना ही ज्यादा होगा जितना टाइटली उसको क्या किया गया है? रैप किया गया है, बांधा गया है।
सेम यही काम इंजन में होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। और इतना हीट और प्रेशर एनर्जी होता है कि वो किसको धक्का देता है? पिस्टन को। पिस्टन उस हीट और प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। पिस्टन के साथ जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक लगे रहते हैं, इनकी मदद से हीट, क्योंकि हीट और प्रेशर एनर्जी किसके ऊपर आता है भाई? पिस्टन के ऊपर आता है, बिकॉज अकेली बाउंड्री वहां पर पिस्टन है जो मूव कर सकती है। बाद बाकी उसके चारों तरफ क्या है? सिलेंडर। और सिलेंडर की कैसी बाउंड्री होती है? फिक्स बाउंड्री होती है। सिलेंडर तो मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है? पिस्टन। तो जितना भी हीट और प्रेशर एनर्जी था वो किसके ऊपर आता है? पिस्टन के ऊपर। पिस्टन का काम होता है कि वो इस हीट और प्रेशर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करे? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट। तो पिस्टन तो सिर्फ रेसिप्रोकेट कर रहा था ना, तो उसको रोटेटिंग एनर्जी में, शाफ्ट की रोटेटिंग एनर्जी बनाने के लिए हमने किसकी मदद ली? कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। उन्होंने पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट, जो मेन शाफ्ट या इंजन शाफ्ट होता है, उसको क्या कर दिया? रोटेट करा दिया। और जब रोटेट करा दिया तो रोटेटिंग शाफ्ट की एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? तो ये सिस्टम समझ में आ रहा है कि इंजन के अंदर केमिकल एनर्जी पहले हीट और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर ये हीट और प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये इंजन के भीतर ये चीजें घटित हो रही है। दूसरी चीज, इंजन को हमने देखा कि ये एक थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। अब ये इंजन दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं ईसी और एक को कहते हैं आईसी। अगर हम इंजन को क्लासिफाई करें तो हमें मिलता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक ना। एक्सटर्नल कंबशन को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल कंबशन का मतलब है जो भी कंबशन प्रोसेस होगा, कंबशन होता किसका है? फ्यूल का, वो इंजन के बाहर होगा। एक्सटर्नल टू दी इंजन। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। इंजन के बाहर यदि कंबशन होता है तो उसे हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। और यदि फ्यूल का कंबशन इंजन के अंदर हो तो उसे आप क्या कहेंगे? इंटरनल कंबशन। बात समझ में आ रही है? अगर अंदर होगा तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, और यदि बाहर होगा तो आप उसे देख भी सकते हैं। अभी मैं बताता हूं। आपने देखा होगा, आप लोगों ने गदर देखी थी? वहां एक लोकोमोटिव इंजन था जिसमें बॉयलर में वो क्या फेंक रहा है? कोयला। कोयला जलते हुए आप देख रहे थे। वहां फ्यूल के रूप में कोयला यूज हो रहा था और आप कोयले को जलते हुए देख रहे थे। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आप कंबशन को अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जबकि आईसी इंजन में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। बाइक में जो कंबशन हो रहा है उसको देख पा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि कंबशन इंजन के कहां हो रहा है? भीतर। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कंबशन कहां होता है? बाहर, जिसके कारण हम इसके कंबशन को देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है इसके कई फायदे हैं भी, ठीक ना। इसके कई फायदे हैं, ध्यान रहे। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो आईसी इंजन से हमेशा क्या रहती है भाई? ज्यादा रहती है, इन जनरल ज्यादा रहती है। फिर भी 98% केस में हम क्या यूज करते हैं? आईसी इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उपयोग कितने परसेंट में हो रहा है? मात्र 2% में हम किसका यूज करते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। और 98 कहना गलत होगा, कितना सही रहेगा? 99% या इससे भी ज्यादा,
क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? ये जानते हुए कि इसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है, फिर भी इसका उपयोग क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा क्यों? ये हम जान रहे हैं अच्छे से कि इसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है, बावजूद इसके हम इसका उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसका उपयोग हम सिर्फ कितना कर रहे हैं? 1%। तो ये रीजन समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझने के लिए ध्यान दें, सबसे पहले हमें एफिशिएंसी को समझना होगा। एफिशिएंसी क्या होती है भाई? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट में चाहे इंटरनल कंबशन इंजन हो या एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो, दोनों में आउटपुट में आपको क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी। अभी हमने देखा था, इनपुट के रूप में हमने फ्यूल दिया था और आउटपुट के रूप में इंजन से आपको क्या मिला था? मैकेनिकल एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट मिली थी। ठीक ना? तो दोनों ही केस में आउटपुट में आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। बात समझ में आ रही है? और इनपुट में दोनों ही केस में आप क्या दे रहे हैं? फ्यूल दे रहे हैं। दोनों ही केस में आप क्या दे रहे हैं? फ्यूल दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर आप एफिशिएंसी को समझें तो ये बात आपको समझ में आएगी कि क्यों एक्सटर्नल कंबशन की एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा। ध्यान दें, अगर हम मान लें कि दोनों का आउटपुट कितना है? 5 किलोवाट, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों 5 किलोवाट के इंजन है, दोनों का आउटपुट 5 किलोवाट है। ठीक ना? अपॉन फ्यूल, इनपुट के रूप में हमारा क्या आ गया? फ्यूल। अब ध्यान दें, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो कौन सा फ्यूल होता है? सॉलिड फ्यूल, लाइक कोयला। कोयला क्या है भाई? सॉलिड फ्यूल है। इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल यूज होता है वो क्या होता है? लिक्विड और गैसेस। क्यों भाई? चूंकि यहां कंबशन इंजन के अंदर है, हम कोयला नहीं जला सकते, तो इसके लिए हमें स्वच्छ फ्यूल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम या तो लिक्विड यूज कर सकते हैं या फिर गैसेस यूज कर सकते हैं। जबकि यहां पर जो कंबशन है वो तो इंजन का कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो यहां पर हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, हम चाहे तो सॉलिड फ्यूल का उपयोग कर सकते हैं, हम लिक्विड गैस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब सस्ते में हमारे पास कोयला अवेलेबल है तो हम लिक्विड और गैस क्यों यूज करेंगे भाई? क्यों? क्योंकि हमें क्या बढ़ानी है? एफिशिएंसी। ध्यान दें, जितना इनपुट का मतलब फ्यूल, फ्यूल का मतलब लागत, पैसा, जितना कम पैसा में आपको 5 किलोवाट मिल जाएगा उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी। सीधी सी बात है, अगर नीचे वाला जितना कम, फ्यूल का मतलब क्या है? पैसा है, जितना कम पैसा लगेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारी? एफिशिएंसी। ध्यान दें, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में चूंकि हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, कभी कभी जो फ्यूल हम यूज करते हैं उसकी कीमत 0 रुपए होती है। कॉस्ट कितनी होती है? 0। कहेंगे सर कैसे? जितने भी शुगर प्लांट हैं जहां चीनी बनती है, ठीक ना, शुगर फैक्ट्री जितनी होती हैं वो गन्ने के रस का यूज करती हैं। गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है गन्ने का, दैट इज कॉल्ड बगास। उसे क्या कहते हैं? बगास। जितनी भी राइस मिल होती हैं, राइस मिल जहां चावल बनाया जाता है धान से, ठीक ना, तो चावल निकालने के बाद उसकी भूसी बच जाती है, छिलका बच जाता है, वो क्या है भाई? वेस्ट है। ठीक ना? ऐसे जो राइस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? एक अपना पावर प्लांट लगा लेते हैं, छोटा सा पावर प्लांट, 5 मेगावाट, 7 मेगावाट, 10 मेगावाट का, जितनी की उनकी बिजली की उनकी नीड है खुद की, ठीक ना, और लगा करके फ्यूल के रूप में क्या यूज कर लेते हैं? धान की भूसी या फिर शुगर फैक्ट्री वाले बगास, जो रस निकालने के बाद उसका वेस्ट बच गया। उनके लिए अगर उसका यूज ना करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? डंपिंग की। हजारों टन गन्ना पर डे उसकी पेराई हो रही है और हजारों टन कचरा निकल रहा है। अगर वो उसका यूज ना करे तो उसे कहीं ना कहीं डंप करना पड़ेगा, तो कूड़े का पहाड़ खड़ा हो जाएगा।
लेकिन फायदा किस में है, उसको यूज कर लेने में। तो वो क्या करते हैं, कोयले के जगह पर क्या यूज कर लेते हैं, बगास या फिर धान की भूसी, और उसको जलाते हैं, उससे क्या बना लेते हैं, स्टीम, और एक छोटा सा स्टीम पावर प्लांट लगा लेते हैं। मैंने कहा ना कि 5, 10, 15, 20 मेगावाट का, जिसको हम कैविटी पावर प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी। एक तो एनटीपीसी या यूपीपीसी लगाते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री अपने खुद के यूज के लिए छोटा सा प्लांट लगाती है 5, 10, 15, 20 मेगावाट का, तो उसे हम कैविटी पावर प्लांट कहते हैं, ठीक ना। और वहां से वो पावर जनरेट करते हैं, जिससे उनका काम खुद भी चलता है, और यदि सरप्लस है, जरूरत से ज्यादा पैदा किए, तो सीधे सीधे गवर्नमेंट को बेच देते हैं, उससे कुछ फायदा भी उनको मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, अब इसका मतलब समझ में आ रहा है, एग्जांपल आपको मिल गया। एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन हुआ, स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन। जो स्टीम टरबाइन है वो किसका एग्जांपल हो गई भाई, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। क्यों, क्योंकि उसमें कंबशन कहां पे होता है, बॉयलर में। कंबशन चेंबर में हम बर्न करते हैं, कंबशन चेंबर किसका हिस्सा होता है, बॉयलर का, ठीक ना। स्टीम बना लिया और सीधे सीधे स्टीम को किसके अंदर ले जाते हैं, स्टीम टरबाइन के अंदर, जिससे एक्सपेंशन होता है स्टीम का, और स्टीम टरबाइन वर्क आउटपुट जनरेट करती है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का क्या एग्जांपल है भाई, स्टीम टरबाइन। बात समझ में आया। या फिर स्टीम इंजन, जो लोकोमोटिव इंजन, जो पुराना इंजन था जो स्टीम से चलता था, भाप इंजन जिसको बोलते थे, वो किसका एग्जांपल है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। अब जरा देखो, अगर हम बगास का यूज कर रहे हैं या धान की भूसी का यूज कर रहे हैं, तो फ्यूल का कॉस्ट कितना हो गया भाई, उस केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। बट 100% तो होगी नहीं, ये बात आपको पता है, ठीक ना। फिर भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है। एक दूसरा चीज भी है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हीट रिकवरी की सिस्टम होती है, हम हीट को रिकवर कर पाते हैं। मैंने जब आपको बॉयलर पढ़ाया था तो मैंने बताया था, किस तरह का बॉयलर बताया था आपको, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, HRSG, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर किसको बोलते हैं, बॉयलर को, ठीक ना। अब इसमें हीट रिकवरी हो सकती है। रिकवरी का मतलब जो हीट एटमॉस्फेयर में वेस्ट जाने वाला था, हम वापस उसको क्या कर लेते हैं, रिकवर। याद कीजिए, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर ये था। ये कौन सा हीट यूज करते थे सब, जो हीट कहीं ना कहीं चिमनी से बाहर जाने वाली थी, वेस्ट होने वाली थी, उस बर्बाद हो जाती, उस हीट का ये क्या कर लेता है, दोबारा रीयूज कर लेता है, जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे किसके साथ हैं, एक्सटर्नल कंबशन। एक चीज और भी है, आप देखें एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती है। याद कीजिए, एयर प्री हीटर, वो एयर प्री हीटर हवा को खींच करके, और फोर्स ड्राफ्ट फैन, एक था ना फैन, फोर्स ड्राफ्ट फैन से कहां धकेलता है, कंबशन चेंबर के अंदर। यानी कंटिन्यूअस सप्लाई जाती है किसकी, ऑक्सीजन की। जबकि आईसी इंजन में ऑक्सीजन सिर्फ एक बार मिलता है सक्शन के दौरान, उसके बाद कंबशन एग्जॉस्ट पे तो इनपुट वाल्व बंद रहता है ना। तो इसका मतलब है आईसी इंजन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक रुक करके है, जब जब सक्शन आएगा तब तक ऑक्सीजन आएगा। कंबशन के दौरान, पावर स्ट्रोक के दौरान और एग्जॉस्ट के दौरान क्या ऑक्सीजन आती है, नहीं। जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आप देखेंगे क्या सप्लाई है, ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई है, तो प्रॉपर कंबशन भी हो पाता है, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या फायदे मिले भाई हम एक्सटर्नल कंबशन के। पहला, फ्यूल की कीमत बहुत ही कम है, कभी कभी हमको फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, ऑक्सीजन की क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई है। तीसरा, हीट रिकवरी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इन सब कारणों से एक्सटर्नल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब अगर इंटरनल कंबशन की बात करें, तो यहां पर हम लोग लो कॉस्ट फ्यूल का उपयोग नहीं कर सकते। यानी यहां पर कोयला या बगास या धान की भूसी का उपयोग, क्योंकि कंबशन कहां होना है, इंजन के।
तो हमें स्वच्छ फ्यूल चाहिए, लाइक डीजल, पेट्रोल या फिर कोई कंबस्टेबल गैस, एलपीजी और सीएनजी, ये सब चाहिए, और ये सब फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये कॉस्टली हैं। तो इनपुट की कीमत आईसी इंजन में क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? और दूसरा, ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई भी नहीं है, रुक रुक करके आ रहा है। हीट रिकवरी ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, एग्जॉस्ट से जो गर्म धुआं बाहर चला गया, क्या हम उसका यूज कर पाते हैं? नहीं। इन सब कारणों से आईसी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। ये चीज दिख रही है, क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट, यहाँ फ्यूल महंगा है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनपुट की लागत ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सिस्टम समझ में आया कि क्यों एक्सटर्नल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी इंटरनल के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा। अब दूसरा पॉइंट, एफिशिएंसी ज्यादा होने के बावजूद हम इसका उपयोग 1% में करते हैं और 99% में आईसी इंजन का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइज। एक्सटर्नल कंबशन इंजन छोटे साइज का नहीं, इसका साइज क्या है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम यूज नहीं कर पाते हर जगह। दूसरा, ये पोर्टेबल नहीं है। साइज बड़ा है तो पोर्टेबल नहीं होगा। आप हमेशा बाइक में नहीं लगा सकते कि आज यहाँ कल वहां, कल परसों यहाँ, ऐसे लेके हम मूव नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तीसरा रीजन है पॉल्यूशन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में चूंकि हम लो कॉस्ट फ्यूल यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, जब भी हम सॉलिड फ्यूल का यूज करेंगे तो कंबशन उतने अच्छे से नहीं होगा, और उस केस में जब कोयला जलाएंगे तो पॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉल्यूशन की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंटरनल कंबशन में जो फ्यूल की क्वालिटी है वो अच्छी है, इसलिए पॉल्यूशन की समस्या क्या होती है, कम होती है। आईसी इंजन पोर्टेबल है, साइज छोटा है, ठीक ना, इसके कारण इसका उपयोग क्या है, सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कॉस्ट। आईसी इंजन की कीमत क्या है, बहुत ही कम है एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इन सब के कारण हम लोग एफिशिएंसी ज़्यादा होने के बावजूद एक्सटर्नल कंबशन का यूज़ नहीं करते, और एफिशिएंसी कम होने के बावजूद 99% केस में हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ आईसी इंजन। और हम लोगों को पता है कि आईसी इंजन में, चाहे कोई भी आईसी इंजन हो, 99% केस में उसमें क्या रहेगा, सिलेंडर एंड पिस्टन। जितने भी आईसी इंजन हैं, अगर गैस टरबाइन को छोड़ दें, गैस टरबाइन भी इंटरनल कंबशन इंजन है, बट वहाँ पे सिलेंडर पिस्टन ना होकर वहाँ क्या होता है, मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या रहता है भाई, सिलेंडर एंड पिस्टन। ठीक है। आई इंजन के बेसिक डिजाइन को बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसका, किसका लिया है भाई, पेट्रोल इंजन का, ठीक ना, ताकि हम बेसिक चीज़ों को समझा सकें। डीजल इंजन में भी यही चीज़ें होती हैं, अंतर सिर्फ स्पार्क प्लग का होता है।
पेट्रोल इंजन में आपको स्पार्क प्लग देखने के लिए मिलता है और डीजल इंजन में आपको स्पार्क प्लग के स्थान पर फ्यूल इंजेक्टर देखने के लिए मिलता है। ठीक ना, आइए समझते हैं थोड़ा सा। किसी भी इंजन के अंदर दो बेसिक चीजें होती हैं, पहला है सिलेंडर और दूसरा है ये पिस्टन। सिलेंडर के विषय में मैंने थर्ड टाइम उसने बताया है कि ये बाउंड्री फिक्स है, ये बाउंड्री भी फिक्स है और ऊपर इसको हम सिलेंडर हेड कहते हैं, ये भी क्या है, फिक्स है। मूव करने वाला जो बाउंड्री है वो क्या है, ये पिस्टन। सिलेंडर अपनी जगह पे फिक्स रहता है और पिस्टन ऊपर और नीचे, जिसको कि हम रेसिप्रोकेटिंग एक्शन कहते हैं। कैसा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसके साथ ही इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और बीच में क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। ध्यान दें, यहां पर ये वो लास्ट लाइन है जहां तक ये पिस्टन पहुंच पाता है। उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हमने यहां पे क्या लिखा है, TDC, टॉप डेड सेंटर। और ये पिस्टन का जो सबसे निचला हिस्सा कहां तक आ सकता है, दिस इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर, BDC। ठीक ना, टॉप का मतलब ऊपर, इसलिए टॉप डेड है, और बॉटम नीचे है, इसलिए बॉटम डेड कहा गया। डेड पॉइंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट पर पिस्टन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। डेड किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई मोशन ना हो, उसके लिए डेड पॉइंट यूज करते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट पर पिस्टन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट अगर थोड़ा सा मेमोराइज करें ध्यान में, कि यदि मैं आपसे कहूं कि पहले आप आगे जाओ और एक पॉइंट के बाद यहां से फिर पीछे आओ, तो आगे जाना आप पॉजिटिव और पीछे आना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होगा, जीरो आएगा। बिना जीरो के नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं पहुंच सकते। इन द सेम वे ये पिस्टन पहले नीचे से ऊपर जाता है और फिर इस पॉइंट के बाद ऊपर से कहां आना है, नीचे आना है। तो नीचे से ऊपर जाना और फिर ऊपर से नीचे आना, इस पॉइंट में ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जब ये अपनी दिशा बदलता है, नीचे से पहले ऊपर जाना फिर ऊपर से नीचे। दिशा तभी बदल सकता है जब बीच में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, जीरो हो रही हो। तो चूंकि ये बहुत फास्ट सिस्टम होता है, हमें पता नहीं चलता है, बट स्लो करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो जहां जाकर के बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकता है, यानी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि इसको वहां पर अपना डायरेक्शन क्या करना है, चेंज करना है। इसीलिए इन दो पॉइंट्स को हम डेड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ही छोटे फ्रैक्शन के लिए, इंटरवल के लिए इसकी वेलोसिटी, पिस्टन की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपना डायरेक्शन वहां पर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है ना, पिस्टन TDC से BDC तक जब जाता है तो जितना वॉल्यूम ये कवर करता है सिलेंडर का, उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेप्ट, दैट इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन। पिस्टन जो नीचे से TDC से BDC जा रहा है, तो जितना आयतन उसके द्वारा कवर हो रहा है इन बिटवीन TDC एंड BDC, उस वॉल्यूम को हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो हिस्सा, यानी ये जो एरिया है, ये जो वॉल्यूम है, इसमें तो पिस्टन कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि यहीं पर डेड पॉइंट है। ठीक ना, तो इस वॉल्यूम को जो बचा हुआ है, और किससे बचा हुआ है, पिस्टन से बचा हुआ है, उस वॉल्यूम को हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इसको हम VC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम विच इज नॉट कवर्ड बाय द पिस्टन, वो वॉल्यूम, वो आयतन सिलेंडर का जो पिस्टन के द्वारा कवर नहीं किया जाता, उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और सिलेंडर का वो वॉल्यूम जो पिस्टन के द्वारा कवर कर लिया जाता है, उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। और यदि आप क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों को जोड़ दें, देन ये क्या देगा, टोटल वॉल्यूम देगा, किसका, सिलेंडर का। ठीक ना, अब आपने सुना होगा CC, 100 cc की बाइक है, कहते हैं ना 100 cc की बाइक है, या मारुति 800, नाम सुना है। 800 का मतलब उसके इंजन के अंदर जो सिलेंडर लगा हुआ है, उसका कुल वॉल्यूम, कुल आयतन 800 cc है। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और cc को हम फुल फॉर्म मानते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर।
ये हो गया सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ये क्या देगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर गुना ये क्या देगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। एरिया के लिए ये, लंबाई के लिए ये सेंटीमीटर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब। तो चूंकि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दिखाना होता है, इसीलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं सीसी। 100 सीसी की बाइक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, उसके अंदर इंजन के अंदर जो सिलेंडर लगा हुआ है उसका आयतन टोटल वॉल्यूम कितना है 100 सीसी है। बात समझ में आ रही है? यानी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को तो दिखाने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहे तीनों चाहिए ना, तो सीसी का मतलब समझ में आया? क्लियर है? 100 सीसी का इंजन है। कहीं कहीं लिखा था 1.2 लीटर, 1.2 लीटर का इंजन दिया हुआ है, यानी जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर है 1.2 लीटर के बराबर है। ये भी क्या बता रहा है? वॉल्यूम ही तो बता रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो हमको यहां से देखने के लिए मिलती है। यहां पर कुछ रेशियो भी आता है। पहला आता है क्लियरेंस रेशियो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। क्लियरेंस रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई सी से। तो क्लियरेंस रेशियो सी क्या होता है, किसका रेशियो होता है वीसी अपॉन वीएस, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ये जो रेशियो होता है इसे हम क्या कहते हैं क्लियरेंस रेशियो। एक होता है आर कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है भाई वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ये जो रेशियो है इसे हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। अब जरा देखो, कंप्रेस करने से पहले पिस्टन कहां पे होगा बीडीसी। कंप्रेस करने से पहले पिस्टन कहां पे होगा बीडीसी। उसके बाद पिस्टन जब यहां से चलेगा तो हवा को कंप्रेस करके किस एरिया में लेके चल जाएगा, किस वॉल्यूम लेके चल जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम में, ठीक ना। तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, तो बिफोर का मतलब पिस्टन कहां पे है बीडीसी, तो आर इज इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। कितना वॉल्यूम दिख रहा है कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक ना, क्योंकि वीएस भी खाली है और वीसी भी खाली। टोटल वॉल्यूम वीएस प्लस वीसी अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो जब कंप्रेस कर देंगे तो पिस्टन कहां पहुंच जाएगा, तो क्या बचा रहेगा भाई क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी, ठीक है। सो आर दैट इज कंप्रेशन रेशियो, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं वीएस प्लस अपॉन, ठीक है, और R इज इक्वल टू 1 प्लस वीएस अपॉन वीसी। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज योर कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो में बस एक लाइन ध्यान रखना है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। क्लियर है? यहां से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं रिगार्डिंग मटेरियल एंड प्रोसेस, लाइक पिस्टन और सिलेंडर किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं और किस मटेरियल के होते हैं। तो ध्यान रहे, पिस्टन और सिलेंडर कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ठीक ना। कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग कास्टिंग। और सामान्यतः ये किसके बने रहेंगे एल्यूमिनियम एलॉय। किसके बनते हैं ये एल्यूमिनियम एलॉय, या फिर कह सकते हैं एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक ना। सिलेंडर पिस्टन आजकल किससे बन रहे हैं, पहले ये स्टील से बनाए जाते थे, लेकिन उस स्टील क्या हो जाता है हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक ना, इससे माइलेज घट जाता था, इसलिए अब इसको इंप्रूव करके किसका बनाया जाने लगा, किसका एल्यूमिनियम एलॉय। लेकिन ध्यान रखें हम एल्यूमिनियम का सिलेंडर बना लेते हैं, लेकिन एक समस्या अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये जो पिस्टन होता है ना, मैं पिस्टन को अलग से बना रहा हूं, ये जो पिस्टन है
इसके ऊपर ऐसे पिस्टन रिंग बने होते हैं, ठीक ना, एक रिंग, दो रिंग और ये 3 रिंग। ये जो पिस्टन रिंग बनते हैं ये सिलिकॉन कास्ट आयरन के बनते हैं। किसके रहते हैं भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। पिस्टन रिंग किससे बनता है? सिलिकॉन कास्ट आयरन। इस सिलिकॉन कास्ट आयरन से इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग इन नेचर होता है। ये अपने आप को क्या करते रहता है? ल्यूब्रिकेट करते रहता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इसको सिलिकॉन कास्ट आयरन से बनाते हैं। किसको? पिस्टन। और पिस्टन रिंग कितने तरह के होते हैं भाई? 2। दिख कितने रहे? 3, लेकिन होते कितने तरह के हैं? 2। कैसे पहचानेंगे? एक ये रिंग है जिसमें छोटे छोटे डॉट बने रहते हैं, होल बने रहते हैं, खांचे बने रहते हैं। ये जो खांचे वाला रिंग है, पिस्टन रिंग है, इसे हम ऑयल रिंग कहते हैं। और ऊपर ये जो सॉलिड रिंग दिखती हैं इन्हें हम कहते हैं प्रेशर रिंग। क्या कहते हैं? प्रेशर रिंग। पिस्टन में 2 तरह की क्या होती है? रिंग होती है। पहला प्रेशर, ऊपर के जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेशर रिंग। और जो सबसे नीचे वाला होता है वो क्या होता है? ऑयल रिंग। अब समझे इनका क्या पर्पस है। और ये पिस्टन रिंग किसके बनते हैं भाई? सिलिकॉन कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि ये लुब्रिकेटिंग नेचर का होता है। ये अपने आप को क्या करते रहता है? लुब्रिकेट करते रहता है, सॉफ्ट होता है थोड़ा, ठीक ना। अब चूंकि कास्ट आयरन जो मटेरियल है वो बहुत ही हार्ड होता है। और सिलेंडर किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से ज्यादा हार्ड कौन होता है? कास्ट आयरन। अब एल्यूमिनियम का सिलेंडर है और उसके अंदर बीच में क्या है? पिस्टन है। और पिस्टन के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग पहले तो समझो देते क्यों है? चूंकि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में रिलेटिव मोशन लगातार हो रहा है, ठीक ना, तो उनके बीच क्या रहता है? थोड़ा सा गैप। अगर ये गैप रहेगा तो जब कंबशन होगा तो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाए, क्योंकि वहां से एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? नीचे लीक कर जाएगा। तो हमें सिलेंडर पिस्टन के बीच की जो थोड़ा सा गैप है उसे क्या करना होता है? बंद करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? सिलेंडर और पिस्टन के बीच में थोड़ी सी क्या रहती है? गैप रहती है, तभी तो उसके अंदर मूव कर पाएगा। अब उस गैप के अंदर जैसे ही पावर स्ट्रोक आएगा तो कंबशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप है सिलेंडर पिस्टन के बीच में तो हवा वहां से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, लीकेज आ जाएगा, तो पावर डेवलप नहीं होगा। तो हमें उस लीकेज को फील करना होता है। उस लीकेज को बंद करने का काम कौन करता है? पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग वास्तव में ये गोल रिंग है, लेकिन लास्ट में ये यहां पर आकर के दोनों आपस में क्या है? कटा हुआ है, ठीक ना, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो फायदा क्या होता है? जब इसको लगाना होता है तो हम इसको दबा देते हैं तो इसका साइज थोड़ा सा क्या हो गया? छोटा हो गया। और जब अंदर चला गया तो फिर हम छोड़ देते हैं तो फिर से वो निकल के कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो जो गैप होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में वो क्या हो जाती है? फील हो जाती है। अगली क्लास में मैं जब आऊँगा तो पिस्टन रिंग और पिस्टन लेके आऊँगा, ठीक ना, ताकि आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। कल ही क्लास है ना मेरे ख्याल से? हाँ, तो कल मैं आपके लिए पिस्टन और पिस्टन रिंग लेके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल आज इतना जाने कि पिस्टन रिंग सीलिंग का काम करता है। किसका काम करता है? किसके किसके बीच में भाई? सिलेंडर एंड पिस्टन के बीच। किसका बना भाई? सिलिकॉन कास्ट आयरन का। और कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? प्रेशर रिंग एंड ऑयल। ध्यान दें, जो पहला प्रेशर रिंग है इसका काम है, और पहला नहीं, दोनों ही प्रेशर रिंग का काम क्या है? लीकेज को रोकना। जो प्रेशर बन रहा है उसको नीचे लीक होके ना जाने देना, ठीक ना। और जो ऑयल रिंग होता है जिसके अंदर खांचे, आप देख के पहचान जाएंगे, उसके अंदर खांचे बने हुए हैं, उसका काम होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच लगातार लुब्रिकेंट्स को पहुंचाना। इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑयल रिंग। क्योंकि वहां पर लगातार मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से मटेरियल क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को सिलेंडर पिस्टन के बीच में पहुंचाते रहते हैं।
खांचे में बहुत छोटे छोटे होल बने रहते हैं जहां से ऑयल निकल के सिलेंडर की दीवारों पर जाते रहता है, इंटरनल जो उसके वॉल्स हैं उस पर जाते रहता है ताकि प्रॉपर लुब्रिकेशन हो सके। तो फिर दूसरा प्रेशर रिंग क्यों दिया गया भाई? दूसरा प्रेशर रिंग का काम है वो सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाता है कि यदि पहले वाले से गलती से थोड़ा बहुत लीक हो भी जाए तो दूसरा वाला उसे आगे ना जाने दे। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से 2 प्रेशर रिंग दिए गए हैं और 1 ऑयल रिंग दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हमने देख लिया कि सिलेंडर पिस्टन किसका बना है? किसका? एल्यूमिनियम एलॉय का। किस प्रोसेस से बना? कास्टिंग प्रोसेस से बना। पिस्टन रिंग किसका बना? सिलिकॉन कास्ट आयरन का बना। ठीक है, और किस प्रोसेस से बनता है? कास्टिंग प्रोसेस से बनता है। हमें दोनों चीज मालूम होनी चाहिए, किस प्रोसेस से बनता है और किस मटेरियल का बनता है। सिमिलरली ये जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक है, इसके बाद क्या बचा? कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक। इन दोनों के लिए हम फॉर्मिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक ना? और किसका बना रहता है? फोर्ज स्टील का। ठीक है ना? किसका बनता है भाई? फोर्ज स्टील का बनता है। कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक दोनों ही। अब प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं? फॉर्मिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रैंक शाफ्ट या फिर इंजन शाफ्ट या फिर मेन शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है जहां पे सारा पावर मिल रहा है और इसी पावर पे तो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, यही तो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक ना? तो ये जो है ये किसका बनता है भाई? क्रैंक शाफ्ट किससे बनता है? ये बनता है कास्टिंग प्लस मशीनिंग। कास्टिंग का भी यूज करते हैं और उसके बाद मशीनिंग भी करनी पड़ती है। आप लोग देखेंगे कास्टिंग को हम प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ेंगे कास्टिंग कैसा होता है? प्राइमरी प्रोसेस। उसके बाद प्रोडक्ट को यूज के लायक बनाने के लिए हम उसकी क्या करनी पड़ती है? मशीनिंग करनी पड़ती है, जिसे हम सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। तो कास्ट, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये किससे बनता है? कास्टिंग प्लस मशीनिंग। और किस मटेरियल का बनता है भाई? HSS, हाई स्पीड स्टील। ठीक ना? किसका बनता है? हाई स्पीड स्टील का बनता है। तो सारे मटेरियल क्लियर हो गए? ठीक ना? हर एक चीज क्लियर है? आज हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहां से फर्दर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।